Hello students, this is Sudhir Shukla. Today we will cover the topic block diagram of radar. Block diagram of radar. Students, few of the time it's a general thinking I'm telling you because I have faced this type of queries कि हम जब देखते हैं रडार, जो टर्म रडार है, तो जनरली फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क कि सर जो रडार है क्या उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं या ऑलवेज वी हैव टू राइट लाइक द ऑल अल्फ़ाबेट्स इन अ कैपिटल वे. तो स्टूडेंट्स कोई समस्या नहीं है, आप रडार को ऐसे सेंटेंस केस में भी लिख सकते हैं और आप कैपिटल लेटर्स में भी ले सकते हैं, लोअर केस में अपर केस में किसी भी तरह लिख सकते हैं. रडार पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा एंड नाइदर आई एम प्रिटी श्योर एंड मेक यू ऑल्सो एश्योर दैट कि देयर विल बी नो चेंजेस ऑन द फुल फॉर्म ऑफ रडार. रडार के भी फुल फॉर्म पे कोई चेंजेस नहीं होंगे, वेदर इट मे बी इन स्मॉल लेटर लोअर केस और इट विल बी इन अपर केस. रडार हमें पता है कि रडार का जो फुल फॉर्म बनता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग. दिस RA इज नथिंग बट द रेडियो टर्म रेडियो एंड D इज डिटेक्शन एंड रेंजिंग. हमने अपने पिछले वीडियोस में इस पे डिस्कशन किया था और उन्हीं डिस्कशन के आधार पे ऑन द बेस ऑफ दैट डिस्कशंस टुडे वी विल कम टू नो कि क्या ब्लॉक डायग्राम है रडार का, क्योंकि रडार का क्या पर्पस है, रडार किस लिए यूज हो रहा है वो हमें पता लग चुका है. रडार की सहायता से हमें पता लगा, जो हमारे डिस्कशन में हमने किया था, कि रडार की सहायता से हम किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट्स की डिटेक्शन कर रहे हैं. डिटेक्शन किस सेंस में कि हम जान पा रहे हैं कि वो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, कितना डिस्टेंस पे वो ऑब्जेक्ट हमारे रडार से अवेलेबल है, उस डिस्टेंस की क्या वेलोसिटी होगी, वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी क्या वेलोसिटी होगी, वो ऑब्जेक्ट किस एंगल पे होगा, ये सब कुछ हम जान पाते हैं रडार टेक्नोलॉजी का यूज़ करके. तो उसके लिए हमें जानना होगा कि जो बेसिक ब्लॉक डायग्राम है, क्योंकि प्रिंसिपल हमने पढ़ रखा था कि हमें रेडियो वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 किलोहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज की कोई भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हमने क्या करनी है, ट्रांसमिट करनी है. उस ऑब्जेक्ट से टकराएगी, टकरा के वापस आएगी, जिसको वापस आने वाले सिग्नल को जिसको हम बोल रहे हैं कि दैट इज इको सिग्नल और रिफ्लेक्टेड सिग्नल. और वो सिग्नल हमारा कुछ इन्फॉर्मेशन ले आएगा, जिस इन्फॉर्मेशन को हम एक्सट्रैक्ट करके फर्दर हम जान पाएंगे कितने दूरी पे वो ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, या किस एंगल पे वो ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, या वो किस वेलोसिटी से मूव कर पा रहा है. मतलब उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस हो वो हम पता कर पाएंगे. तो प्रिंसिपल विल बी कॉमन फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ रडार. ऑलमोस्ट हर रडार के लिए प्रिंसिपल सेम रहेगा. ब्लॉक डायग्राम जो रडार का है ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम है. ये ब्लॉक्स जो मैं बताऊंगा अभी ये ऑलमोस्ट रडार्स में कॉमन ही होते हैं. थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ रडार. टाइप्स ऑफ रडार हम आगे हमने वीडियोस में डिस्कशन किया था कि कितने टाइप्स ऑफ रडार्स अवेलेबल हैं. तो उस टाइप के रडार्स के लिए बेसिकली हम थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं. तो हम देखेंगे कि क्या है ब्लॉक डायग्राम. ठीक है, तो हम देखेंगे कि द ऑपरेशन ऑफ ए पल्स रडार में बी डिस्क्राइब्ड विद द एड ऑफ द सिंपल ब्लॉक डायग्राम. अब हम इस ब्लॉक डायग्राम की सहायता से ये जान पाते हैं कि जो रडार का फंक्शनिंग है वो किस प्रकार से होता है. ठीक है, दूसरी बात, द ट्रांसमीटर में बी ए पावर एम्पलीफायर. तो जो ट्रांसमीटर इसका होगा, जो ट्रांसमीटर सेक्शन कहीं हमें दिखेगा, कहीं हमें रिसीवर सेक्शन देगा, तो उसमें जो ट्रांसमीटर सेक्शन होगा डेट विल बी पावर एम्पलीफायर. ठीक है, वो होगा क्या, पावर एम्पलीफायर. सच एज द क्लेस्ट्रॉन हो सकता है, इट मे बी ट्रेवलिंग ट्यूब हो सकता है, और इट मे बी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, एनी ऑफ द टाइप. मतलब पावर एम्पलीफायर ही होना होगा किसको, ट्रांसमीटर्स में. ठीक है, फिर देखते हैं कि इट मे ऑल्सो बी अ पावर ऑसिलेटर अलॉन्ग विथ इट. Means if it is a power amplifier beside it, it can be also a power oscillator such as the magnetron. It may be magnetron also. The magnetron oscillator has been widely used for a pulse radar of a modest capability. Means generally we go for a magnetron type of oscillator. ठीक है, जहां पे ट्रांसमीटर सेक्शन में हम देख पाते हैं इसको.
बट द एम्पलीफायर इज प्रिफर्ड, लेकिन हम एम्पलीफायर का प्रिफर करते हैं व्हेन हाई एवरेज पावर इज नेसेसरी, जब हमें हाई पावर रडार सिग्नल की आवश्यकता हो। क्यों पड़ती है ऐसे ही अभी हम ब्लॉक डायग्राम जब देखेंगे उसमें मैं आपको क्लियर करूंगा। व्हेन अदर देन सिंपल पल्स वेवफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड, जब सिंपल पल्स वेवफॉर्म्स को छोड़ के हमें हाई पावर की बात हो, हाई एवरेज पावर की बात हो, तो वहां हम क्या यूज करेंगे, वहां हम एम्पलीफायर्स का यूज करेंगे। फिर when good performance is needed in detecting moving targets in the midst of much larger clutter echoes based on the Doppler frequency shifts, तो कहने का क्या मतलब है कि जैसी सिचुएशन होती है उस तरह के हम इक्विपमेंट्स या कंपोनेंट्स या डिवाइसेस का यूज करते हैं, ठीक है, कि हमारी जो परफॉर्मेंस हो वो कहीं ना कहीं डिग्रेड ना हो रही हो, ठीक है। तो ये सारी बातें हम करते हैं ट्रांसमीटर सेक्शन को लेके। फिर हम कहते हैं कि द रडार सिग्नल इज प्रोड्यूस्ड एट अ लो पावर बाई अ वेवफॉर्म जनरेटर, वेवफॉर्म जनरेटर की सहायता से हम कहीं ना कहीं लो पावर सिग्नल जनरेट कर रहे हैं, विच इज देन द इनपुट टू द पावर एम्पलीफायर, उसके बाद से वो इनपुट होता है किसके, पावर एम्पलीफायर के। इन मोस्ट पावर एम्पलीफायर्स एक्सेप्ट फॉर सॉलिड स्टेट पावर सोर्सेज और मॉड्यूलेटर टर्न्स द ट्रांसमीटर ऑन एंड ऑफ इन सिंक्रोनिज्म विद द इनपुट पल्सेज। ज्यादातर पावर एम्पलीफायर्स में जहां पे सॉलिड स्टेट पावर सोर्सेज को छोड़ के जो मॉड्यूलेटर होता है, जो ये मैं बातें बता रहा हूं अभी मैं आपको ब्लॉक में वो दिखाऊंगा, तो जो मॉड्यूलेटर होता है वहां पे वही मॉड्यूलेटर क्या करता है, मतलब ज्यादातर सॉलिड स्टेट पावर सोर्सेज को छोड़ के जो मॉड्यूलेटर होता है वही आपका ट्रांसमीटर और रिसीवर सेक्शन को क्या करता है, ऑन या ऑफ करता है, जो कि सिंक्रोनाइज किए जाते हैं, ठीक है, इनपुट पल्सेस के साथ। When a power oscillator is used, it is also turned on and off by a pulse modulator. अगर पावर ऑसिलेटर यूज किए जाते हैं तो वहां पे वो भी जो है वो ट्रांसमीटर को ऑन या ऑफ करता है पल्स मॉड्यूलेटर की सहायता से टू जनरेट अ पल्स वेवफॉर्म, पल्स वेवफॉर्म्स को जनरेट करने के लिए, ठीक है। हम ये देख रहे हैं जनरली ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन आ रही है। Need not to worry students, I will make show you all the things which I am telling here, okay। बस साथ रहिए, आप सुनते रहिए ध्यान से। द आउटपुट ऑफ द ट्रांसमीटर इज डिलीवर्ड टू द एंटीना बाय अ वेव गाइड और अदर फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन लाइन वेयर इट इज रेडिएटेड इनटू स्पेस, जहां ट्रांसमीटर के बाद जब उसको हम स्पेस में लॉन्च करना होता है, जो वेव्स जो सिग्नल्स हैं, तो हम कहीं ना कहीं ट्रांसमिशन लाइन के तौर पे वेव गाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। क्या है वेव गाइड्स, ये सब आपने माइक्रोवेव डिवाइसेस में आपने पढ़ रखा होगा, या EMFT इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी जो सब्जेक्ट आप करा होगा उसमें आपने पढ़ा होगा इस चीज को कि वेव गाइड्स क्या होते हैं या जनरली ट्रांसमिशन लाइंस क्या होते हैं। फिर कहते हैं कि द डुप्लेक्सर अलाउज अ सिंगल एंटीना टू बी यूज्ड ऑन अ टाइम शेयर्ड बेसिस फॉर बोथ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग। द डुप्लेक्सर इज जनरली अ गैसेस डिवाइस दैट प्रोड्यूस अ शॉर्ट सर्किट एट द इनपुट ऑफ द रिसीवर व्हेन द ट्रांसमीटर इज ऑपरेटिंग सो दैट द हाई पावर फ्लोज टू द एंटीना and not to the receiver. On reception, the duplexer directs the echo signal to the receiver and not to the transmitter. From this line, we are imagining that duplexer is somehow working as a switch, जहां हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं स्विच की तरफ वर्क कर रहा है। और मैं आपको बताऊं, डुप्लेक्सर को हम कह सकते हैं कि एक तरह से वो मैनेजर का काम करता है। जैसे कंपनीज में या जनरली कॉलेज में कोई भी मैनेजर की पोस्ट होती है, उसका काम बेसिकली मैनेज करना था, सेम उसी तरह काम यहाँ पे डुप्लेक्सर भाई साहब का होता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको इस ब्लॉक डायग्राम से समझाऊंगा। अब देखिए, जो मैंने अभी पीछे जो इंग्लिश में जो चीज़ें भी बाकी, उसी चीज़ को मैं फिर यहाँ पे आपको इन ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे हमने कहीं कहीं देखा वेव फॉर्म जनरेटर, ये हमें कहीं दिख रहा है। ये जो आपका ब्लॉक डायग्राम है, दिस इज कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, फिगर ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कन्वेंशनल पल्स रडार विद अ सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर, ठीक है। सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर आपने कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ रखा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें जो ब्लॉक डायग्राम दिख रहा है उसमें ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज फॉर ट्रांसमीटर सेक्शन। ये पोर्शन आपका किस चीज के लिए है, दिस इज फॉर ट्रांसमीटर सेक्शन। और यहाँ पे जो ये पोर्शन है आपका, दिस इज फॉर रिसीवर सेक्शन। ये आपका किस चीज के लिए है, रिसीवर सेक्शन के लिए है। Along with it, you find there is an antenna, and that antenna is common for both sections, whether it may be transmitter section or it may be receiver section, ठीक है। We are finding here that antenna is being common to both of the sections, ठीक है। तो क्या सर वो always and always common रहेगा, नहीं।
वो कॉमन नहीं रहेगा। इसी के बिहाफ पे हम डिसाइड करते हैं कि जो आपका रडार होता है, रडार को हम बेसिकली दो तरीके से कैरेक्टराइज करते हैं। रडार को अगर हम कहें तो दो तरीके से कहते हैं। एक कहते हैं मोनोस्टैटिक, मैं आपको यही क्लियर कर दूं, और एक कहते हैं बाइस्टैटिक। एक कंडीशन कहते हैं मोनोस्टैटिक, एक कहते हैं हम बाइस्टैटिक। मोनोस्टैटिक का केस होता है मतलब जहां पे एंटीना सिंगल हो। यहां मोनो मतलब क्या होता है, एक, एंटीना जहां सिंगल हो, और ये सिंगल मीन्स होता है आपका कॉमन। क्या मतलब है अभी मैं समझा रहा हूं, ठीक है। और ये बाइस्टैटिक मतलब दो, जहां पे एंटीना जो हो वो सेपरेट हो। ये पहचान करने का तरीका है, एंटीना सेपरेट हो। अगर सेपरेट मतलब हम क्या कहेंगे, टू एंटीनास, दो एंटीनास यूज किए गए हों, वन फॉर ट्रांसमीटर एंड अदर फॉर रिसीवर। ठीक है, हम जान पाए कि जो रडार है वो दो तरीके के हैं, एक आपका मोनोस्टैटिक, एक आपका बाइस्टैटिक। मोनोस्टैटिक मतलब एंटीना सिंगल हो, एंटीना कॉमन हो, किस चीज के लिए, ट्रांसमीटर सेक्शन के लिए और रिसीवर सेक्शन के लिए। बाइस्टैटिक जहां एंटीना सेपरेट हो, मतलब ट्रांसमीटर के लिए अलग एंटीना है और रिसीवर सेक्शन के लिए अलग एंटीना है। तो स्टूडेंट्स हम देख पा रहे हैं कि जो हमने ब्लॉक डायग्राम देखा, यहाँ पे जो ब्लॉक डायग्राम देखा, इस ब्लॉक डायग्राम में हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो एंटीना है, ये जो एंटीना है वो कॉमन बनना है, किसके लिए, ट्रांसमीटर के लिए और रिसीवर के लिए। मतलब जो ये ब्लॉक डायग्राम हम जान पा रहे हैं, ये जो ब्लॉक डायग्राम हम देख पा रहे हैं, ये ब्लॉक डायग्राम किसके लिए बनना है, बेसिकली मोनोस्टैटिक के केस के बनना है। मतलब ये जो आपका ब्लॉक डायग्राम है ये आपका मोनोस्टैटिक रडार है। ठीक है, अगर यही मैं एंटीना इधर अलग कर देता और इसके लिए अलग कर देता, दो एंटीनाज हो जाते, तो ये हमारे लिए किसका ब्लॉक डायग्राम हो जाता, ये हो जाता हमारा बाइस्टैटिक के केस के लिए। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब देखिए, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे वेव फॉर्म जनरेटर, तो हमने अभी जो डिस्कस किया, जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स बताए थे, उसमें हमने क्या बताया कि जो वेव फॉर्म जनरेटर होता है इसका बेसिक काम क्या होता है कि वेव फॉर्म्स को जनरेट करना। ठीक है, वेव फॉर्म्स जनरेट किया, देखिए वेव बेसिकली जो हम ये वेव फॉर्म जनरेट करने को कह रहे हैं, और यहाँ हम कह रहे हैं वेव्स, हम वेव की बात कर, रेडियो वेव्स या जो भी वेव्स की बात करें, तो वेव बेसिकली क्या है, वेव जो हमारी है इसको हम कहते हैं बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन ही क्या होता है, वेव कहलाता है। और उसी वेव्स को जब हम एक फॉर्म दे देते हैं, कोई एक रूप दे देते हैं, एक रूप दे देते हैं, तो वही आपका क्या होता है, वही आपका हो जाता है वेव फॉर्म, एंड दैट बिकम्स वेव फॉर्म। वही क्या होता है, वेव फॉर्म हो जाता है। तो वेव्स हमें क्या पता लगा कि दिस इज नथिंग बट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एनर्जीज का, तो वही एक रूप ले रहा है, और उसी को हम क्या बता रहे हैं, वेव फॉर्म बता रहे हैं। ठीक है, तो वेव फॉर्म जनरेटर का बेसिक काम क्या है कि वेव फॉर्म को उसने क्या किया, जनरेट किया। अब वेव फॉर्म जो जनरेट हुई वो गई आपके पावर एम्पलीफायर में। अभी मैंने बताया कि एम्पलीफायर का बेसिक काम क्या है, हाई पावर, ठीक है, जनरेट करना। तो अब हम क्या करते हैं कि जो आपका वेव फॉर्म होता है, वेव फॉर्म जनरेटर से बेसिकली लो पावर रडार सिग्नल, जब मैं बात करूंगा रडार सिग्नल की, जब मैं बात करूंगा, जब मैं बोलूं कि रडार सिग्नल, दैट मीन्स the signal or the waves which is having a frequency of 3 kilohertz to 300 gigahertz। जब रडार सिग्नल की बात करूं, मतलब ऐसा कोई सिग्नल होगा जिसकी कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी, चाहे 3 किलोहर्ट्ज से 300 गीगा में, चाहे 30 मेगाहर्ट्ज हो, चाहे 30 गीगाहर्ट्ज हो, चाहे 30 किलोहर्ट्ज हो, कुछ भी, मतलब इस फ्रीक्वेंसी में होना चाहिए। तो जो हमारा आपका वेव फॉर्म जनरेटर होता है, जो हमारा वेव फॉर्म जनरेटर होता है, जो हमारा वेव फॉर्म जनरेटर होता है, वेव फॉर्म जो जनरेटर होता है, ये बेसिकली क्या करता है कि लो पावर रडार सिग्नल जनरेट करता है, लो पावर रडार सिग्नल का जनरेशन करता है। ठीक है, लो पावर रडार सिग्नल जनरेट हो गए। अब लो पावर सिग्नल को हमने क्या करना है, एम्पलीफाई करना है, क्योंकि हमें लॉन्ग डिस्टेंस देखना है, हमें लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है। तो उसके लिए जब हम स्पेस में लॉन्च करेंगे अपने वेव फॉर्म्स को या सिग्नल को, तो हमें लॉन्ग डिस्टेंस कवर हो, इसकी वजह से हमें क्या करना होगा, अपने लो पावर रडार सिग्नल को हाई पावर में कन्वर्ट करना होगा। तो अपने जब हम लो पावर रडार सिग्नल को हाई पावर में कन्वर्ट करेंगे, तो फॉर दैट वी आर इन नीड ऑफ एम्पलीफायर, और उसी को हम बोलते हैं पावर एम्पलीफायर। उसको हम क्या बोलते हैं, पावर एम्पलीफायर। और वही हमने पावर एम्पलीफायर यहाँ पे लगा रखा है। उस पावर एम्पलीफायर के लिए, जो हम पावर एम्पलीफायर की बात करें, उसके लिए कुछ भी हो सकता है, इट मे बी क्लेस्ट्रॉन, ट्रैवलिंग वेव ट्यूब्स और ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर।
बात समझ लगी। अब देखिए अब क्या होता है कि जो पावर एम्पलीफायर से हमने उसको तो एम्पलीफाई कर दिया, फिर पल्स मॉड्यूलेटर की सहायता से हम डुप्लेक्सर वाया डुप्लेक्सर होके स्पेस में इसको लॉन्च कर देते हैं। अब देखिए जो पल्स मॉड्यूलेटर होता है, बेसिकली पल्स मॉड्यूलेटर का काम क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू दीज पल्सेस के आधार पे इन वेवफॉर्म्स को हम मॉड्यूलेट करके स्पेस में लॉन्च करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मॉड्यूलेशन, जब कहीं भी टर्म मॉड्यूलेशन आता है, जब कहीं भी टर्म मॉड्यूलेट आता है, मॉड्यूलेट अगर कहीं आता है, दैट मॉड्यूलेट मीन्स चेंजेस, हम कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम चेंजेस कर रहे हैं वो क्या किस प्रकार से कर रहे हैं कि जो वेवफॉर्म जनरेट हुआ है उसको इन पल्सेस के आधार पे, उनको पल्सेस के आधार पे हम चेंज कर रहे हैं, और पल्सेस के आधार पे चेंज करके वाया डुप्लेक्सर हम एंटीना से आगे ट्रांसमिट कर दे रहे हैं, स्पेस में लॉन्च कर दे रहे हैं। तो यहाँ से जो ट्रांसमीटर सेक्शन था उसमें हमें पता लगा कि हमारा लो पावर रडार सिग्नल को जनरेट हुआ था, और उसी लो पावर रडार सिग्नल को हमने पल्स मॉड्यूलेटर के थ्रू हमने डुप्लेक्सर वाया डुप्लेक्सर होकर एंटीना से लॉन्च कर दिया। अब देखिए ये जो बात आती है डुप्लेक्सर की, जो ये बात आती है आपके डुप्लेक्सर की, तो डुप्लेक्सर मैंने बताया है कि डुप्लेक्सर को हम कह सकते हैं कि बेसिकली ये स्विच की तरफ वर्क कर सकता है, ठीक है, ये स्विच की तरफ वर्क कर सकता है, या इसको मैंने बोला कि ये एक तरह से हमारा मैनेजर होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये हमारा केस किसके लिए है, मोनोस्टैटिक के लिए है। यही डुप्लेक्सर है जिसका काम क्या है कि जो हमारे जो हाई पावर रडार सिग्नल है वो हाई पावर रडार सिग्नल इस ट्रांसमीटर सेक्शन में ना चला जाए। तो हाई पावर रडार सिग्नल हम चाहते हैं कि वो स्पेस में जाए, तो वो इस सेक्शन में ना जाए, जिसकी वजह से यहाँ हमारे कोई डिवाइसेस बर्न आउट हो। इस वजह से वही उसका मैनेजमेंट का काम किसका होगा, डुप्लेक्सर का होगा। वो यहाँ से, क्योंकि एंटीना हमारे लिए क्या कॉमन है, क्योंकि एंटीना कॉमन करने क्या मतलब कि जो सिग्नल्स जाएंगे वो भी इसी एंटीना से जाएंगे, और जो सिग्नल्स आएंगे वो भी इसी एंटीना से आएंगे। तो यहीं से जाना और यहीं से आना, तो किसने इसको मैनेज करना, वो उसको मैनेज करेगा। ये आपका डुप्लेक्सर सेक्शन जिसको हम स्विच की तरह कर रहे हैं, जहां पे जो हम ऑन ऑफ पिछले हम अभी वीडियोस में जो हम डिस्कस कर रहे थे वो इसी चीज की ऑन ऑफ की बात करता है कि कभी वो ट्रांसमीटर को ऑन करेगा और कभी वो रिसीवर सेक्शन को ऑन करेगा। तो ऑन ऑफ करने का काम जो है बेसिकली वो किसका होगा, वो होगा आपका डुप्लेक्सर का, ठीक है। अब देखिए यहाँ फिर जो सिग्नल रिसीव्स होते हैं, ठीक है, अब रिसीव हुए सिग्नल को क्या कहते हैं कि द रिसीवर इज ऑलमोस्ट ऑलवेज अ सुपर हेट्रोडाइन टाइप। जो आपका रिसीवर होता है ये ऑलमोस्ट क्या होता है, सुपर हेट्रोडाइन टाइप होता है, ठीक है। द इनपुट और आरएफ स्टेज कैन बी लो नॉइज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। जो ये इनपुट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है, इट इज लो नॉइज आरएफ एम्पलीफायर, ठीक है। अब लो नॉइज आरएफ एम्पलीफायर मतलब कि जो सिग्नल्स आ रहे हैं, जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, उनके करस्पॉन्डिंग जो नॉइज हो उसको सप्रेस कर देना, और उसको जो सिग्नल वीक्स हैं, जो स्ट्रांग है कोई दिक्कत नहीं, वो तो आएंगे और यहाँ चले जाएंगे। जो वीक सिग्नल्स हैं उन सिग्नल्स को कहीं ना कहीं क्या कर देना, एम्पलीफाई कर देना, ठीक है। अब देखिए अगेन द मिक्सर एंड लोकल ऑसिलेटर LO convert the RF signal to an intermediate frequency IF where it is amplified by the IF amplifier। अब देखिए स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ से रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल्स आ रहे थे, ठीक है, क्योंकि ये रिसीवर ऐसा नहीं है कि ये रिसीवर जो आप जो एंटीना लगा हुआ है वो कहेगा कि अगर 30 किलो हर्ट्ज के सिग्नल जा रहा है तो भाई 30 किलो हर्ट्ज के सिग्नल को आना भी होगा, वो ये नहीं कह सकता। लेकिन उसमें से अगर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज आ रही है तो उसमें से हमारा 30 किलो हर्ट्ज का अगर सिग्नल में ट्रांसमिट किया है तो वो सिग्नल्स हम क्या कर पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे। तो प्राप्त किसकी सहायता से करेंगे, वो इसी आगे जो ये ब्लॉक्स लगे हुए हैं इन्हीं ब्लॉक्स की सहायता से करेंगे। तो वही कहते हैं कि मिक्सर विद द हेल्प ऑफ लोकल ऑसिलेटर से हम क्या करते हैं, जो आरएफ सिग्नल होता है इस आरएफ सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी के सिग्नल में, ठीक है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी के सिग्नल में, जहां पे इट इज एम्पलीफाइड बाय द IF एम्पलीफायर। जहां की जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी मतलब रेंज ऑफ सिग्नल्स आ रहे थे उस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज में से एक कोई इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी का सिग्नल ने हमने क्या किया, आगे ट्रांसमिट किया। अब वो हम जो आगे सिग्नल जाता है उसमें कहीं ना कहीं फिर हम IF एम्पलीफायर लगाते हैं, फिर कहीं ना कहीं उस सिग्नल की स्ट्रेंथ को हम क्या करते हैं, एम्पलीफाई कर देते हैं, ठीक है। फिर कहता है कि द सिग्नल बैंडविथ ऑफ अ सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर इज डिटरमाइंड बाय द बैंडविथ ऑफ द IF स्टेज। जो सिग्नल की बैंडविथ है, जो सिग्नल की बैंडविथ है सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर में, वो कहीं ना कहीं डिटरमाइन की जाती है जो ये IF स्टेज होता है इसकी बैंडविथ से, ठीक है। मतलब जो सिग्नल की अगर, क्योंकि बैंडविथ हमें जानना होगा कि बैंडविथ ज़्यादा है कि उसका क्या घाटा हो सकता है, डिमेरिट्स हो सकते हैं, या अगर कम है तो उसका क्या घाटा या क्या उसके डिसएडवांटेज या क्या उसके डिमेरिट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें जानना बेहद जरूरी है।
फिर हम कहते हैं कि द IF एम्पलीफायर इज डिजाइंड एज ए मैच्ड फिल्टर, ओके, दैट इज वन विच मैक्सिमाइजेज द आउटपुट पीक टू सिग्नल मीन टू नॉइज रेशियो। कहने का क्या मतलब है कि जो दो IF एम्पलीफायर होते हैं, जो आपका IF एम्पलीफायर होता है वो मैच्ड फिल्टर के साथ इसका कॉम्बिनेशन इस वजह से बनाया जाता है क्योंकि इसकी सहायता से हम मैक्सिमाइज कर पाते हैं क्या, आउटपुट पीक सिग्नल टू मीन नॉइज रेशियो। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, और वो हम करेंगे मैच फिल्टर। और मैच्ड फिल्टर का बहुत वाइटल रोल होता है, जो ये आपका मैच फिल्टर होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन सारे ब्लॉक्स के कंपैरेबली। और इसकी इंपॉर्टेंस मैं अपने वीडियो लेक्चर्स में मैंने इसकी इंपॉर्टेंस को बता रखा है, जहाँ पे मैं एम्बिग्युइटी फंक्शन या एम्बिग्युइटी डायग्राम का आप स्टूडेंट्स मेरा वीडियो देखना, उसमें आपको मैं बताऊंगा कि उसमें कि आपका मैच्ड फिल्टर जो है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, फिर क्या करते हैं कि दस द मैच्ड फिल्टर मैक्सिमाइजेज द डिटेक्टिविटी ऑफ वीक इको सिग्नल्स एंड एटेन्यूएट्स अनवांटेड सिग्नल्स। तो जो आपका मैच्ड फिल्टर है, ये मैच्ड फिल्टर क्या करता है, ये जो है डिटेक्टिबिलिटी, जो वीक इको सिग्नल्स की डिटेक्टिबिलिटी होती है उसको मैक्सिमाइज कर देता है, और साथ में एटेन्यूएट करता है किसको, अनवांटेड सिग्नल्स को। क्योंकि फिल्टर हमें पता है स्टूडेंट्स की फिल्टर का बेसिक रोल क्या होता है, तो वो अनवांटेड जो इको सिग्नल्स होते हैं, अनवांटेड इको सिग्नल्स को क्या करता है, वो एटेन्यूएट कर देता है। फिर द IF एम्पलीफायर इज फॉलोड बाय अ क्रिस्टल डायोड विच इज ट्रेडिशनली कॉल्ड द सेकेंड डिटेक्टर, व्हाट आई हैव मेंशनड हियर, सेकेंड डिटेक्टर और demodulator. What is its purpose? Its purpose is to assist in extracting the signal modulation from the carrier. Means जो यहाँ पे सिग्नल आ रहा है वो सिग्नल जो आपका कैरियर के साथ आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ क्या किया था, यहाँ हमने मॉड्यूलेशन किया था, मॉड्यूलेशन करके किया था से ट्रांसमिट। अब वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कैरियर का पार्ट है, तो कैरियर का पार्ट कहीं ना कहीं हमें क्या करना होगा, सप्रेस करना होगा। तो वही सप्रेस या रिमूव करना होगा, तो वही जो रिमूवमेंट का काम होता है वही आपका क्या करता है, 2D डिटेक्टर और डीमॉड्यूलेटर करता है। तो कहीं ना कहीं उसको सप्रेस कर दिया या डीमॉड्यूलेट कर दिया। फिर हम क्या करते हैं कि उसके बाद हम जो यूज करते हैं वो हम करते हैं IF एम्पलीफायर। तो हम कहते हैं कि द कॉम्बिनेशन ऑफ IF एम्पलीफायर एंड वीडियो एम्पलीफायर इज डिजाइंड टू प्रोवाइड सफिशिएंट एम्पलीफिकेशन और गेन। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस IF एम्पलीफायर एंड वीडियो एम्पलीफायर, दिस होल पार्ट इज डिजाइंड और combination is made to provide sufficient amplification or gain to raise the level of the input signal to a magnitude where it can be seen on a display such as a CRT. Got it? Means on the CRT screen we will see the waveforms which are coming from the receiver section. Got it? At the output of the receiver a decision is made. Means I am talking about here कि कहीं ना कहीं आउटपुट जो है वहां पे एक डिसीजन बॉक्स दिया गया है, whether or not a target is present. Means यहाँ पे हम डिसाइड कर पा रहे हैं कि whether target is present or not. ठीक है, उस वाले सेक्शन में if the output is large enough to exceed a predetermined threshold, the decision is that a target is present. If it does not cross a threshold, only when noise assumed to be present. What it mean कि जो थ्रेशोल्ड डिसीजन है, जो आपका लास्ट सेक्शन है, इसका क्या मतलब होता है कि जो आपका थ्रेशोल्ड होता है, जो आपका थ्रेशोल्ड जो डिटेक्शन लगा हुआ है, यहाँ पे बेसिकली हम कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बेसिकली क्या करते हैं, इसका मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थ्रेशोल्ड के। ठीक है, आगे आने वाले वीडियोस में आप देख पाओगे। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कंपैरिजन होता है, और इस कंपैरिजन के आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि वेदर the object is present or not, कि ऑब्जेक्ट जो है वो प्रेजेंट है कि नहीं है, ये हम डिसाइड करते हैं इस थ्रेशोल्ड डिटेक्शन वाले ब्लॉक से। तो यहाँ पे हमें पता लगा कि जो ब्लॉक डायग्राम था उसमें हम ये जान पाए कि कहीं ना कहीं हमने हाई पावर रडार सिग्नल को ट्रांसमिट किया, फिर हमारे पास लो पावर सिग्नल रिसीव्ड हुए एंटीना पे, उसके बाद से फर्दर हम उस सिग्नल्स की एक्सट्रैक्शन किए डिफरेंट ब्लॉक्स के थ्रू, उनको हमने पास किया, और लास्ट में आउटपुट पे हम ये जान पा रहे थे कि जो आपका सिग्नल इंफॉर्मेशन लेके आया है क्या वो बता पा रहा है कि ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है या नहीं है। तो ये बेसिकली जो हम डिसीजन करेंगे वो हम करेंगे थ्रेशोल्ड आउटपुट के सेक्शन पे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द रडार ब्लॉक डायग्राम। थैंक यू स्टूडेंट्स।